ये जो सफर है चुनावी, ये पहुंच गया है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। लखनऊ के दिल में क्या है, ये तो हम जनता से ही जानने की कोशिश करेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी राजनीति ऐसी है कि राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर के वो सर्वोपरि अपना पक्ष रखती है। छात्रों के लिए कुछ करें। जिस प्रकार मैं देख रहा हूँ पेपर लगातार लीक हो रहे हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। संभावनाएं मुझे लग रहा है युवाओं के लिए हैं और युवा इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। हुआ तो मोदी जी के साथ ही है। इस बार जाति मुद्दा है या नहीं है? जाति तो हमेशा से रहा है, क्योंकि जाति के बगैर तो राजनीति नहीं संभव है। देखिए, राजनीति की अब दिशा तय हो चुकी है। के हिसाब मांग रहे हैं 70 साल का है, इनकी उम्र अभी 17 साल है। खुशियों का त्योहार है होली, रंगों का त्योहार है होली, जीवन में खुशियों की उमंग, होली के उत्सव के रंग मनाए हर्बल रंगों के संग। डीडी न्यूज की ओर से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए 5वीं सूची जारी की। सूची में 111 नाम शामिल। कंगना रनौत, नवीन जिंदल, रविशंकर प्रसाद, मेनका गांधी को मिला टिकट। बिहार में जेडीयू ने जारी की अपने सभी 16 उम्मीदवारों की सूची। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर फंसा पेच। उत्तर प्रदेश में बीएसपी की 16 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी। ईडी की हिरासत से दिए गए केजरीवाल के आदेश को बीजेपी ने बताया फर्जी। मुख्यमंत्री कार्यालय को हाईजैक करने और असंवैधानिक तरीके से संचालित करने का लगाया आरोप। पानी की किल्लत को दूर करने को लेकर जारी किया था आदेश। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर भाजपा का विरोध प्रदर्शन। केजरीवाल को बताया भ्रष्टाचार का प्रतीक, कहा भ्रष्टाचार की होली जलाना आवश्यक। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में 31 मार्च को दिल्ली में इंडी गठबंधन की रैली। पीएम मोदी पर की गई विवादित टिप्पणी पर भाजपा ने इंडी गठबंधन पर बोला हमला। पूछा कब तक बिकेगी मोहब्बत की दुकान से नफरत की सामग्री। कहा यूपीए का नाम बदला पर आचरण नहीं। विदेश मंत्री का सिंगापुर दौरा। भारतीय समुदाय को किया संबोधित। कहा रूस और भारत ने एक दूसरे के हितों को रखा विशेष ख्याल। रूस के चीन के करीब जाने की धारणा को किया खारिज। होलिका दहन के साथ शुरू हुआ रंगोत्सव। रामलला के विराजने के बाद इस बार अयोध्या में दिव्य और भव्य होली। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने दी देशवासियों को बधाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए 5वीं सूची जारी कर दी गई है। 5वीं सूची में 111 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। इस सूची में यूपी, बिहार समेत तमाम अन्य राज्यों के उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से कंगना रनौत को मैदान में उतारा है, जबकि यूपी की पीलीभीत सीट से वरुण गांधी का टिकट कट गया है। उनकी जगह जितिन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया गया है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र सीट से कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए नवीन जिंदल को टिकट दिया गया। इसके अलावा पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद, मेनका गांधी को सुल्तानपुर से, अरुण गोविल को मेरठ से, धर्मेंद्र प्रधान संबलपुर से उन्हें टिकट दिया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे बक्सर से उनका टिकट कट गया है। उनकी जगह मिथिलेश तिवारी को उम्मीदवार बनाया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेश राज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश का रुख करते हैं। राजेश, ये 5वीं लिस्ट भाजपा की तरफ से जारी हो चुकी है। साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि तमाम ऐसे बड़े नाम हैं जो इसमें कटे हैं और तमाम ऐसे लोग हैं जिनको अब की बार टिकट भी मिला है। तो क्या अब की बार की रणनीतियां नजर आ रही है भाजपा की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जहां एक तरफ अपने पुराने चेहरों पर दांव लगाया है,
तो वहीं पर कुछ जो नए चेहरे हैं उनको भी मौका दिया है। और खासकर अगर हम बात करें तो कुरुक्षेत्र के हरियाणा से जो कुरुक्षेत्र के सांसद थे नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री बन चुके हैं और उनकी सीट जो है अब वो खाली होनी थी। और नवीन जिंदल अब से कुछ ही देर पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और उनका नाम जो है कुरुक्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में उनका नाम जो है वो शामिल किया गया है। नवीन जिंदल 10 साल तक जब यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार थी मनमोहन सिंह की, उस वक्त वो कुरुक्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। बड़े उद्योगपति हैं, बिल्कुल यंग सांसद वो रह चुके हैं। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफ जहां एक बड़े उद्योगपति और तिरंगा झंडा के प्रचार प्रसार के लिए भी नवीन जिंदल को जाना जाता है, तो एक तरफ जहां उन्होंने नवीन जिंदल जैसे उद्योगपति को पार्टी में जगह दी, वहीं वो समाज सेवी के तौर पर भी देश भर में जाने जाते हैं, उनको भी मौका दिया। बिहार की अगर बात करें तो बिहार में जो उनके 17 सिटिंग सांसद थे, उन 17 में से 3 जो सिटिंग सांसद थे उनके टिकट जो है उन्होंने काटे। अश्विनी चौबे जो केंद्रीय मंत्री हैं, बक्सर से सांसद हैं, उनका टिकट काटकर वहां पर मिथिलेश तिवारी जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में विधायक रह चुके हैं उनको टिकट दिया गया है। उसके बाद डॉक्टर सीपी ठाकुर के जो बेटे हैं विवेक ठाकुर, वर्तमान में राज्यसभा के सांसद हैं, उनको भी नवादा संसदीय क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतारा गया है। हालांकि नवादा सीट पर जो बाहुबली पूर्व सांसद थे सूरज भान, उनके भाई चंदन सिंह लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति पारस के गुट से वो सांसद थे। पशुपति पारस का जो गुट है वो एनडीए से बाहर हो गया, लिहाजा उन्हें भारतीय जनता पार्टी में लाने की कोशिशें जो थी, उन्होंने टिकट पाने की बहुत जुगाड़ लगाई, लेकिन टिकट नहीं मिल पाने की वजह से विवेक ठाकुर जो हैं वो वहां से प्रत्याशी होंगे। वहीं पर अजय निषाद जो कैप्टन जयनारायण निषाद बहुत बड़े चेहरे थे बिहार की राजनीति में, अत्यंत पिछड़े वर्ग से आने वाले, उनके पुत्र अजय निषाद का टिकट कटा। और डॉक्टर राजभूषण चौधरी जो पिछली बार मुकेश सहनी की पार्टी और आरजेडी के गठबंधन से चुनाव मैदान में उतरे थे, उनको राजभूषण चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है। वो निषाद समाज से आते हैं, अत्यंत पिछड़े वर्ग से आते हैं और बिल्कुल यंग चेहरे हैं, नए चेहरे हैं। तो ऐसे में बीजेपी ने जहां पुराने चेहरे राधा मोहन सिंह को मोतिहारी से, बेतिया से डॉक्टर संजय जायसवाल को, पाटलिपुत्रा से पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव को जो लगातार मीसा भारती लालू प्रसाद की बेटी को हराते रहे हैं 2 बार से 14 और 19 के चुनाव में, उनको चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं पर पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद को एक बार फिर मौका उन्होंने दिया है। वहीं अपने उत्तर प्रदेश की बात की कि पीलीभीत से जितिन प्रसाद जो वर्तमान में यूपी सरकार में मंत्री भी हैं, उनको मेनका गांधी की जगह रिप्लेस किया गया है। हालांकि मेनका गांधी का वहां से टिकट जरूर कटा, लेकिन उनको सुल्तानपुर में एडजस्ट किया गया है, उनको सुल्तानपुर से चुनाव मैदान में उतारा गया है। तो राजेश, और यहाँ पर वरुण गांधी का भी टिकट कटा और साफ तौर पर जैसा कि हम देख रहे हैं अश्विनी चौबे जो कि केंद्रीय मंत्री रहे, उनका भी टिकट कटा। क्या प्रमुख वजह इसके पीछे की नजर आ रही है? कि साफ तौर पर हम देख रहे हैं 24 को लेकर जो रणनीति है वो बहुत ही ठोस है और साफ तौर पर आने वाली दिशा को देखते हुए बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो है, भारतीय जनता पार्टी के पास कई तरह के चैनल हैं। भारतीय जनता पार्टी एक तो सर्वे भी करवाती है, अपने प्रत्याशियों के बारे में पता करवाती है, पर्यवेक्षक भेजने का भी काम किया गया। जो मुझे सूचना मिली, जो बीजेपी के सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई कि तमाम संसदीय क्षेत्रों में बीजेपी ने अपने जो है वो पर्यवेक्षक भेजे और 1-to-1 कार्यकर्ताओं से राय शुमारी की गई, उनसे जानकारी हासिल की गई कि अगर इस प्रत्याशी का टिकट हम काटते हैं तो कौन सा प्रत्याशी बेहतर होगा, और अगर टिकट नहीं काटते हैं तो ऐसी स्थिति में इस सांसद का परफॉर्मेंस कैसा है। जो मुझे जानकारी मिली थी कि गिरिराज सिंह के संसदीय क्षेत्र जो बेगूसराय हैं, वहां पर भी पर्यवेक्षक भेजे गए थे और वहां पर जाकर 1-to-1 जो है कार्यकर्ताओं से बातचीत की गई। नवल किशोर यादव जो एमएलसी हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो गए थे और लगभग 40 संसदीय क्षेत्रों में, और हम कह सकते हैं कि देश भर के तमाम संसदीय क्षेत्रों में इस तरह का एक अभिनव प्रयोग किया गया, जिसमें बीजेपी ने यह पता लगाने की कोशिश की कि अमुक प्रत्याशी जो है वो किस तरीके का परफॉर्मेंस उसका है और टिकट अगर काटते हैं तो फिर किसे हम चुनाव मैदान में उतारते हैं। यानी कार्यकर्ताओं की राय को सर्वोपरि माना गया और शायद ये वजह थी कि बीजेपी ने जो उनकी 5वीं सूची थी उसे प्रकाशित करने में थोड़ी देरी जरूर की। आज 111 प्रत्याशियों की जो सूची है उसको जारी किया है। बहुत सारे प्रत्याशियों पर होली का रंग चढ़ता हुआ दिखाई अगर पड़ेगा तो जिन प्रत्याशियों के टिकट कटे हैं उनके होली का रंग फीका भी जरूर हो जाएगा, ऐसा
माना जा सकता है, चूंकि लोकसभा सांसदी का टिकट पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात समझी जाती है। तो हम गौरव यही कह रहे थे कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो अपना मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म का लाभ उठाते हुए कई स्रोतों से बिल्कुल यही तो रणनीति हम देखते आए हैं कि साफ तौर पर जो हमेशा हमने देखा है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी जो रही है वो हमेशा कैंडिडेट को देखकर, उसके आचरण को देखकर और जनता के बीच वो कितने लोकप्रिय हैं इसको देखकर हमेशा इसको मद्देनजर रखते हुए आगे की रणनीतियां बनाती है और कहीं ना कहीं इस लिस्ट से वो जाहिर भी होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पार्टी ने लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। जेडीयू ने 16 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर भले ही विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस के पास हो, लेकिन बिहार में बड़े भाई की भूमिका में आरजेडी है। इस वक्त आरजेडी कांग्रेस को एक एक सीट के लिए तरसा रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी रणनीति और उम्मीदवारों के नाम को अंतिम रूप देने में जुटी हैं। इसी कड़ी में बिहार में एनडीए में शामिल जनता दल यूनाइटेड ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने सभी 16 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी। जेडीयू की इस लिस्ट में जिन लोगों को प्रत्याशी बनाया गया है उनमें 6 पिछड़ी जाति के हैं, जबकि 5 अति पिछड़ी जातियों से संबंध रखते हैं और इनमें 2 महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं। टोटल 16 उसमें 2 महिलाएं हैं। टोटल ये 11 पिछड़े वर्ग से, 1 महादलित, 12, 1 मुस्लिम जो हमारे प्रत्याशी है किशनगंज से, और 3 जो है मुंगेर, सीतामढ़ी और शिवहर, वहां से जो हमारे अपर कास्ट के प्रत्याशी है। एक तरफ एनडीए ने सीटों का बंटवारा कर कुछ उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है, वहीं महागठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसता नजर आ रहा है। राजद के फैसलों से कांग्रेस के साथ माले के भी नाराज होने की खबर है। औरंगाबाद सीट को लेकर कांग्रेस समर्थकों ने नाराजगी जताई है। वहीं पूर्णिया सीट को लेकर भी अब टकराव की स्थिति बन चुकी है, क्योंकि जेडीयू छोड़ आरजेडी में शामिल हुई बीमा भारती को इस सीट से राजद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ाना चाहती है। लेकिन कांग्रेस में शामिल हो चुके पप्पू यादव ने साफ कर दिया है कि वो पूर्णिया किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। लालू जी की अपनी तरीके हैं उस परिवार की, वो चाहते थे कि मैं मधेपुरा चुनाव लड़ूं। मैंने उन्हें मना कर दिया था कि मैं मधेपुरा नहीं लड़ूंगा सर, एज ए बेटे की तरह मैं आपकी मदद करूंगा, आप चुनाव लड़ाएं, मैं पूर्णिया नहीं छोड़ सकता। दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया ना छोड़ेंगे। इसीलिए जो भी दायित्व, जो भी जिम्मेदारी नेतृत्व देगी उस कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। महागठबंधन में मनमुटाव पर चुटकी लेते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि लालू यादव के परिवार से टिकट बचेगा तभी तो वे अपने गठबंधन सहयोगियों को टिकट देंगे। लालू जी सब दिन से डिक्टेटर आदमी है और वो समझते हैं कि कांग्रेस की कोई पूंजी नहीं, महागठबंधन में सहयोगी दल की कोई पूंजी नहीं, तो वो उसी ढंग का व्यवहार कर रहे हैं। मैं समझता हूँ वो उनका अपना काम करने का तरीका है। लालू जी पहले परिवार से टिकट बच जाएगा तभी बेचारे किसी को देगा। बिहार में एनडीए की सीट शेयरिंग फार्मूले के तहत बीजेपी 17 सीटों पर और जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी आर को 5 सीटें मिली हैं, जबकि जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी एक सीट पर चुनाव लड़ रही है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी को गैस सिलेंडर चिन्ह आवंटित किया गया है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि एनडीए के प्रत्याशियों की जीत की गारंटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बुलेटिन में फिलहाल यहां पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, जल्द लौटते हैं। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। पानी के महत्व को प्रचारित करने के लिए हमारी कंपनी धानुका एग्रीटेक ने नारा दिया, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। विश्व जल दिवस पर एक पहल करें, बचाएं पानी की हर बूंद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव के समर की रणभेरी बज चुकी है। चुनाव आयोग द्वारा तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। सभी पार्टियां
जोरों शोरों से वोटरों को अपने पक्ष में लुभाने की कोशिशों में लगी हुई हैं। सभी पार्टियां उम्मीदवारों की सूची भी अब जारी कर रही हैं और इसी कड़ी में बसपा ने भी रविवार को 16 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस बीच भाजपा और एनडीए के कुनबे का विस्तार भी लगातार जारी है। इसी कड़ी में पूर्व वायुसेना अध्यक्ष RKS भदौरिया बीजेपी में शामिल हुए। कोई सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे रहा है तो कोई उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर रहा है। सभी राजनीतिक दल लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में लोकसभा चुनाव के लिए बसपा ने यूपी में प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। इस सूची में रामपुर और पीलीभीत समेत कुल 16 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। उधर तमिलनाडु में एनडीए सहयोगी अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम यानी AMMK ने 2 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। एनडीए गठबंधन में AMMK 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यहाँ टीवी दिनाकरण थेनी जबकि सेंथिलनाथन त्रिची लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। उधर कर्नाटक में जेडीएस और भाजपा के बीच सीट बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है। जेडीएस राज्य की 28 में से 3 सीटों मांड्या, हासन और कोलार से चुनाव लड़ेगी। मांड्या से HD कुमारस्वामी के चुनाव लड़ने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन पार्टी ने अब तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। Lately, 3 Lok Sabha constituencies have been announced yesterday. So we have got Hassan, Kolar and Mandya as expected. इस बीच भाजपा और एनडीए के कुनबे का विस्तार लगातार जारी है। इसी कड़ी में पूर्व वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया बीजेपी में शामिल हुए। उन्होंने पार्टी महासचिव विनोद तावड़े और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ली। इसके अलावा तिरुपति के पूर्व सांसद वर प्रसाद राव ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। मेरी सर्विस के अंत में 8-10 साल में जो इस गवर्नमेंट के पार्टी के नेतृत्व में जो कार्य और कठोर कदम उठाए गए भारतीय सेनाओं को सशक्त करने के लिए, आत्मनिर्भर करने के लिए, उससे हमारी सेनाओं में एक नया कैपेबिलिटी तो आई ही है। उधर पश्चिम बंगाल में भाजपा एक बार फिर चुनावी हिंसा में वृद्धि का आरोप लगा रही है। भाजपा का कहना है कि चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक हिंसा की नई लहर चल पड़ी है। टीएमसी के कार्यकर्ता भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं पर जानलेवा हमला कर रहे हैं। सबसे ताज़ा मामले में कैनिंग पूर्वा विधानसभा में टीएमसी के लोगों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला किया है। इस हिंसा का मुख्य साजिशकर्ता हुसैन शेख को माना जा रहा है, जो स्थानीय विधायक का करीबी है। विवास मंडल और सुब्रत दास सहित कई बीजेपी कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले पर भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव आयोग से कार्रवाई करने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत और रूस के बीच संबंधों को लेकर खुलकर बातचीत की है। सिंगापुर में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को कहा कि रूस एक ऐसा देश है जिसके साथ भारत के हमेशा सकारात्मक संबंध रहे हैं। दोनों देशों ने एक दूसरे के हितों का ख्याल रखने के लिए हमेशा तत्परता दिखाई है। विदेश मंत्री ने इस धारणा को भी खारिज कर दिया कि मॉस्को चीन की ओर बढ़ रहा है। That Russia is a country with which we have always had a positive relationship. Both India and Russia have taken that extra care to look after each other's interests. So I think we should have that confidence as we go forward. और सिंगापुर की 3 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे विदेश मंत्री अजय शंकर ने भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में शिरकत की और इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर और भारत और रूस के संबंध पर खुलकर बातचीत की। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद का बदलाव आप देख सकते हैं, विकास की रफ्तार में तेजी आई है। वहीं भारत रूस के संबंध पर उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंध हमेशा से अच्छे हुए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर सिंगापुर के दौरे पर हैं। विदेश मंत्री ने साउथ एशिया के अध्ययन पर खासा नजर रखने वाली नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर में एक व्याख्यान को संबोधित किया। एस जयशंकर ने पाकिस्तान और चीन के साथ भारत के संबंधों पर भी बात की। पाकिस्तान के भारत के खिलाफ आतंकवाद को प्रायोजित करने पर उन्होंने चिंता जाहिर की और कहा कि पाकिस्तान के साथ संबंधों को बहाल करने के लिए भारत आतंकवाद की अनदेखी नहीं कर सकता। विदेश मंत्री ने पाकिस्तान पर हमला बोलते हुए कहा कि पाकिस्तान में उद्योगों के समान आतंकवाद को सरकार का समर्थन प्राप्त है। How do you deal with a neighbor who does not hide the fact that they use terrorism
as an instrument of statecraft. A very sustained, almost an industry level, assembly line of people whose job it is to do bad things at night. To produce this with the intent of pressurizing your neighbor becomes a real challenge. So I don't have a quick instantaneous fix, but what I can tell you is that India will not skirt this problem anymore. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अरुणाचल प्रदेश पर चीन के दावे को हास्यास्पद करार दिया। एस जयशंकर ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का नेचुरल पार्ट है। Solving the boundary dispute, we are talking about maintaining peace and tranquility on the border, and we had. I mean, from 1975 till 2020, nobody got killed on that border. So for 45 years it worked. We have to ask ourselves today, why is it not working now? And until we have that stabilization of the border, to me it is illogical to expect that the equilibrium building, the relationship building, doing more things would move forward. विदेश मंत्री ने पहली बार सार्वजनिक मंच पर अरुणाचल प्रदेश को लेकर बयान दिया है। केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद से ही पूर्वोत्तर राज्यों में विकास पर ध्यान दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ सरकार के आला मंत्री लगातार अरुणाचल प्रदेश का दौरा भी करते रहते हैं। भारत सरकार का अरुणाचल प्रदेश पर खुला रुखी चीन की चिंता का सबब बन गया है, इसलिए वह बार बार भारत सरकार के उच्च स्तर के मंत्रियों के दौरे का विरोध करता रहता है। लेकिन भारत ने वैश्विक स्तर पर बार बार अपना पक्ष रखकर साफ किया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है और रहेगा भी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को लेह में सेना के जवानों के साथ होली मनाई और प्रतिकूल मौसम की स्थिति का सामना करते हुए दुश्मनों से देश की रक्षा करने के लिए उनकी सराहना की। रक्षा मंत्री के साथ थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे भी मौजूद थे। रंगों और खुशियों का त्योहार होली और देश के रक्षक और वीर जवानों के बीच होली की खुशियां और रंगों को बांटने लेह पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री ने लेह में जवानों के माथे पर तिलक लगाकर होली का पर्व मनाया। उन्होंने सभी बहादुर सैनिकों को समस्त देशवासियों की तरफ से होली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने लेह में हॉल ऑफ फेम पर बलिदान देने वाले वीर बहादुरों को याद किया और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर सेना प्रमुख मनोज पांडे भी मौजूद थे। जवानों ने सीमा पर खूब गुलाल उड़ाया और मिठाइयां बांटी। भारत की यह उत्तरी धरती, लद्दाख की धरती, यह कोई सामान्य धरती नहीं है। यह सियाचिन की धरती है, यह कारगिल की धरती है, यह लेह की धरती है, यह गलवान की धरती है और यह भारत माता की धरती है। और भारत माता का चमकता हुआ यह मुकुट है। यह भारतीय राष्ट्रीय संप्रभुता और दृढ़ता का भी यह एक मूर्त प्रतीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं इस होली के मौके पर अपने परिवार वालों से मिलने आया हूं। आप लोगों के फौलादी और बुलंद हौसलों के घेरों के बीच हमारा पूरा देश खुद को पूरी तरह से महफूज पाता है। हमारे देश की एक लंबी सीमा है। इन सीमावर्ती क्षेत्रों से कभी कभार चिंताजनक खबरें भी आती हैं। इन खबरों के बावजूद आपको मालूम है कि आपका देश एक खुशहाल भरी जिंदगी जी रहा है। वहीं जम्मू में भी सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने अपनी महिला विंग के साथ होली का त्योहार मनाया। स्थानीय लोगों ने सेना के जवानों के साथ होली खेली। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। होली आई रे कन्हाई रंग बरसे सुना दे जरा बांसुरी। दोस्तों, होली के रंगों और कान्हा की बांसुरी के स्वर ना हो तब तक होली पूरी नहीं हो सकती। कहते भी हैं संगीत के स्वर और होली के रंग जब मिल जाते हैं तो आपके चारों तरफ इंद्रधनुषी रंगों के समान समा बन जाता है। तो इसलिए हम भी बिना समय गवाए चलते हैं और अपने कान्हा के साथ होली खेलते हैं। होली है, होली आई रे कन्हाई रंग
बरसे सुना दे जरा बांसुरी, होली आई रे होली आई रे। जी हाँ दोस्तों, होली हो और कान्हा का रंग ना लगे और कान्हा की बांसुरी के सुर ना मिले, तब तक होली पूरी हो ही नहीं सकते। और कहते भी है कि होली के रंग और कान्हा के संगीत के सुर अगर मिल जाए तो आपके चारों तरफ इंद्रधनुष का समा बन जाता है, और उस समा में जब आप डूबते हैं तो आप कुछ कह ही नहीं सकते, सिर्फ झूमते हैं। तो चलिए हम भी क्यों इंतज़ार करें, आइए मेरे साथ और चलकर कान्हा के रंगों में और कान्हा की बांसुरी में हम भी झूम जाते हैं। तो चलिए मेरे साथ। भारत की संस्कृति और समाज में होली एक विशेष महत्व रखने वाला त्योहार है, और जब इस त्योहार का नाम ब्रज के साथ जुड़ता है तो उसका महत्व और अनोखापन दुगना हो जाता है। हमारे यहाँ रंग की होरी हो, गुलाल की होरी हो, फूलन की होरी हो, बहुत मन भर जाए तो लड्डून की होरी हो। तो भगवान सखियों के साथ खूब होरी खेलते हैं, खूब अटकेलियां होती हैं। यही ब्रज का रस है, यही ब्रज का दिव्य आनंद है। और इस होरी के लिए आप सभी देशवासियों को आपके चैनल डीडी न्यूज के माध्यम से कहना चाहता हूँ बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहते हैं जग होरी ब्रज होरा। वैसे ब्रज में होली बसंत पंचमी से शुरू हो जाती है। श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगती है और मंदिरों में अबीर, गुलाल और फूलों से होली का आगाज भी हो जाता है। संगीत ब्रज की होली की आत्मा है, और ब्रज के लोक गीतों में संगीत के जरिए न सिर्फ राधा कृष्ण की अनोखी लीलाओं का वर्णन होता है, बल्कि राधा का रूठना और कृष्ण का मनाना अति मनमोहक भी होता है। पहले तो हमेशा हर्बल कलर्स ही यूज़ किए हैं, पर इस समय समझते हैं कि फूल से अच्छा कुछ भी नहीं है, क्योंकि फूल अपनी खुशबू लेकर आता है और सबके जीवन में एक बहुत खुशबू भरता है, तो उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो इस बार आप भी फूलों की होली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और ये तो एक अद्भुत ही आनंद मिला है। ब्रज की होली के नृत्य में मयूर और चरकुला नृत्य की प्रस्तुति आत्ममुग्ध कर देने वाली होती है। क्या शब्दहीन बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, बिल्कुल ऐसे लगा जैसे हम वृंदावन ही पहुंच गए हैं। ब्रज में न सिर्फ रंगों की होली खेली जाती है, बल्कि राधा कृष्ण के साथ यहाँ के फूलों की होली देख दुनिया में भारत की सांस्कृतिक रंगों की अनोखी छटा प्रस्तुत होती है। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपसे कहा था कि अगर कान्हा के रंग में रंग जाएंगे संगीत के सुरों के साथ, तो बाद में कुछ कहने को बचेगा ही नहीं। जैसे मैं निशब्द हो गई हूँ कान्हा के साथ होली खेलने के बाद। हम हमेशा से फूलों की ही होली खेलते हैं। होली का जो रंग है वो बिना कान्हा के अधूरा है। अगर होली की शुरुआत है तो वो ब्रज से है, वृंदावन से है, ब्रज की भूमि से है। और जब तक हम ऐसी शुरुआत ना करें कि फूलों की होली, रंग गुलाल की होली, जो ये खूबसूरती यहाँ देखने को मिली और इस होली में जो आनंद आया है सबके साथ होली खेलकर, और सबसे पहले हमारे कान्हा जी के साथ जो होली खेल के आनंद आया उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। ब्रज के लठमार होली में गोपियों का ग्वालों को लठ से मारना और ग्वालों का खुद को बचाना खासा उत्साहित करता है। जब व्यक्ति ज्यादा बदमाशी करे, ज्यादा होरंगा खेले, तो हमारी ब्रज की सखी श्री जी की सहचरी और हमारे नंदगाम के जो नंद बाल कृष्ण भगवान के जो साथ खेलवे वाले सुकुमार हैं, ग्वालवाल हैं, उनको खूब लठ मारती है। तो ऐसा दिव्य होली का प्रोग्राम होता है। ब्रज की होली जो हमें सामूहिक एकता, प्रेम और सौहार्द का अनुभव कराती है। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपसे कहा था कि कान्हा के रंग में रंगने के बाद में आप कुछ भी नहीं कह सकते, निशब्द हो जाएंगे। आपको अपना न तो शब्द निकलेंगे और ना ही होश रहेगा, जैसा मेरे साथ है। अभी भी मैं कान्हा के रंग में रंगी हूँ। तो जाते जाते बस आपसे इतना ही कह सकती हूँ कि एक बार दिल से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। कैमरामैन भीम के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज, नई दिल्ली। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।